हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPS 8 गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन ऑस्ट्रेलिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द डेमोक्रेटिक फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिकल सिस्टम। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिकल सिस्टम के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को समझना है। हमें बताना है कि कैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स, मल्टीकल्चरलिज्म और अकाउंटेबिलिटी ऑस्ट्रेलिया को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनाते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। डेमोक्रेसी का मतलब है एक ऐसी गवर्नेंस सिस्टम जहां पावर लोगों के पास होती है और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू यूज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे स्टेबल डेमोक्रेसीज में माना जाता है। ये एक फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनेकी दोनों है। इसमें ब्रिटिश सिस्टम, अमेरिकन फेडरलिज्म और ऑस्ट्रेलियन यूनिक प्रैक्टिसेस का कॉम्बिनेशन है। इस आंसर में हम ऑस्ट्रेलिया के डेमोक्रेटिक फीचर्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनेकी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनेकी है जहां ब्रिटिश मोनार्क हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन गवर्नर जनरल उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। रियल पावर इलेक्टेड पार्लियामेंट के पास होती है। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मेजॉरिटी के सपोर्ट से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में काम करते हैं। बाइकैमरल पार्लियामेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट अकाउंटेबिलिटी और चेक्स को इंश्योर करता है। रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक स्पिरिट को स्ट्रांग बनाते हैं। 2. फेडरलिज्म और पावर का डिवीजन। ऑस्ट्रेलिया एक फेडरल स्टेट है जहां पावर डिवाइड होती है कॉमनवेल्थ, सेंटर और स्टेट्स के बीच। 1901 का कॉन्स्टिट्यूशन इस डिवीजन का बेस है। स्टेट्स के पास अपने पार्लियामेंट्स और पावर्स होते हैं, जबकि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इमिग्रेशन जैसे सब्जेक्ट सेंटर के पास होते हैं। इस बैलेंस से पावर एक जगह कंसंट्रेट नहीं होती और लोकल लेवल पर पार्टिसिपेशन बढ़ता है। 3. रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस। डेमोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है रूल ऑफ लॉ, मतलब कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स है। हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है और सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट करता है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है। 4. यूनिवर्सल सफरेज और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज है। 18+ एज के सभी सिटीजन्स वोट कर सकते हैं। वोटिंग कंपल्सरी है, जिससे पार्टिसिपेशन हाई होता है। मल्टीपल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस, सिविल सोसाइटी और फ्री प्रेस पब्लिक को इन्वॉल्व करते हैं। प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम से इंश्योर होता है कि रिप्रेजेंटेटिव मेजॉरिटी सपोर्ट से इलेक्ट हो। 5. राइट्स का प्रोटेक्शन और मल्टीकल्चरलिज्म। यहाँ एक फॉर्मल बिल ऑफ राइट्स नहीं है, पर इक्वालिटी बिफोर लॉ, रिलीजियस फ्रीडम और फ्री एक्सप्रेशन जैसे राइट्स गारंटी किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया एक मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। इमिग्रेंट्स और एथनिक ग्रुप्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इंडिजिनस कम्युनिटीज जैसे अबोरिजिनल्स को भी रिफॉर्म्स और लैंड राइट्स मूवमेंट्स के थ्रू पॉलिटिकल वॉइस मिल रहा है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं ताकि इंक्लूसिवनेस और जस्टिस इंश्योर हो। 6. अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। ऑस्ट्रेलिया में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिपेंडेंट पब्लिक सर्विस, एंटी करप्शन बॉडीज और मीडिया फ्रीडम है। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है। सिटीजन्स प्रोटेस्ट्स, पिटिशंस और जुडिशियल रिव्यू के जरिए भी अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर सकते हैं। कंक्लूजन। ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिकल सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को रिफ्लेक्ट करता है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और सिटीजन पार्टिसिपेशन को इंपॉर्टेंस दी गई है। यह सिस्टम मोनेकी, फेडरलिज्म और मल्टीकल्चरल वैल्यूज को मिक्स करके दुनिया की सबसे स्टेबल डेमोक्रेसीज में आता है। चैलेंजेस जैसे इंडिजिनस राइट्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, पर डेमोक्रेसी कंटिन्यूअसली इवॉल्व हो रही है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Explain the evolution of modern Australia and its settlement patterns. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऑस्ट्रेलिया कैसे एक मॉडर्न नेशन बना। इसमें हमें कॉलोनियल हिस्ट्री, फेडरेशन का प्रोसेस, इमिग्रेशन और सेटलमेंट पैटर्न्स, खासकर कोस्टल और अर्बन एरियाज के बारे में एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑस्ट्रेलिया की मॉडर्न हिस्ट्री ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से स्टार्ट होती है, जब 1788 में पहली पीनल कॉलोनी एस्टैब्लिश हुई। सेटलमेंट के पैटर्न्स जियोग्राफी और इकोनॉमी के हिसाब से डेवलप हुए। पीनल सेटलमेंट से लेकर एक लिबरल डेमोक्रेसी तक का सफर, और फिर इमिग्रेशन और मल्टीकल्चरलिज्म का इन्फ्लुएंस, ये सब मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया के इवोल्यूशन को डिफाइन करते हैं। मेन बॉडी। 1. कॉलोनियल फेज और पेनल सेटलमेंट। 1788 में न्यू साउथ वेल्स में पहली पीनल कॉलोनी बनाई गई थी। कोस्टल सेटलमेंट्स का रीजन था इजी नेविगेशन और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी। शुरुआती डेवलपमेंट कॉन्विक्ट लेबर से हुआ। धीरे धीरे फ्री सेटलर्स भी आने लगे और सेटलमेंट एक्सपैंड हुआ। 2. 19th सेंचुरी एक्सपेंशन और पास्टरल इकोनॉमी। 19th सेंचुरी में इनलैंड सेटलमेंट्स बढ़े, खास तौर पर शीप ग्रेजिंग और वूल एक्सपोर्ट की वजह से। 1850 के गोल्ड रश ने इमिग्रेशन और अर्बनाइजेशन को फास्ट कर दिया। सिडनी, मेलबोर्न और ब्रिस्बेन जैसे सिटीज रैपिड ग्रोथ के सेंटर्स बने। इस दौरान अबोरिजिनल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए और उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया। 3. फेडरेशन और नेशनहुड। 1901 के बाद 1 जनवरी 1901 को 6 कॉलोनीज मिलकर कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया बनी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ। शुरुआत में व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी ने इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्ट किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन और एजुकेशन ने मॉडर्न नेशन बिल्डिंग में रोल प्ले किया। 4. पोस्ट वॉर इमिग्रेशन और डेवलपमेंट। वर्ल्ड वॉर II के बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक्टिवली इमिग्रेशन एनकरेज किया, मेनली यूरोप से। बाद में पॉलिसीज इंक्लूसिव हुई और एशिया से माइग्रेशन भी इंक्रीज हुआ। कोस्टल और अर्बन सेटलमेंट्स एक्सपैंड होते गए और मल्टीकल्चरलिज्म सोसाइटी का एक कॉ फीचर बन गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन ने इनलैंड सेटलमेंट को थोड़ा सपोर्ट दिया, लेकिन कोस्टल डोमिनेंस अभी भी है। 5. कंटेम्पररी सेटलमेंट पैटर्न्स। आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया 90% से ज्यादा अर्बनाइज्ड है। कोस्टल सिटीज जैसे सिडनी और मेलबोर्न ग्लोबल हब्स बन गए हैं। मल्टीकल्चरल पॉपुलेशन ने पॉलिटिक्स, कल्चर और इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया है। इंडिजिनस कम्युनिटीज अभी भी लैंड राइट्स और रिकॉग्निशन के लिए स्ट्रगल कर रही है। कंक्लूजन। मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया एक पेनल कॉलोनी से लेकर एक सक्सेसफुल मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसी बना है। सेटलमेंट पैटर्न्स अभी भी कोस्टल और अर्बन डोमिनेटेड है। ऑस्ट्रेलिया की आइडेंटिटी अब डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ी है, लेकिन कॉलोनियल लेगेसी और इंडिजिनस स्ट्रगल भी इस हिस्ट्री का हिस्सा है। यह जर्नी एक कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Discuss the nature of multiculturalism in Australia, with particular reference to its Asian population. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि ऑस्ट्रेलिया में मल्टीकल्चरलिज्म का क्या मतलब है। साथ ही हमें बताना है कि एशियन कम्युनिटी ने कैसे अपनी जगह बनाई, उनका रोल, कंट्रीब्यूशन और इश्यूज क्या है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब है एक सोसाइटी में अलग अलग संस्कृतियों को एक्सेप्ट करना और उनकी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना। ऑस्ट्रेलिया पहले एक यूरोपियन डोमिनेटेड सोसाइटी थी, लेकिन आज यहां एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से लोग सेटल हो चुके हैं। एशियन पॉपुलेशन खासकर इमिग्रेशन पॉलिसीज के बदलने, इकोनॉमिक टाइज और जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के वजह से बहुत तेजी से बढ़ी है। इस आंसर में हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का मल्टीकल्चरल मॉडल क्या है, एशियन कम्युनिटीज का रोल क्या है और इस प्रोसेस के चैलेंजेस क्या है। मेन बॉडी। 1. ऑस्ट्रेलिया में मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट। व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने सब कल्चर्स को एक्सेप्ट करना शुरू किया। यहां इक्वालिटी, कल्चरल रिस्पेक्ट और अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व करने का राइट दिया गया। गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई जो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती है। मल्टीकल्चरलिज्म एक कोहिसिव सोसाइटी बनाने का एफर्ट है। एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल पॉलिसी 2011 ने यह एम्फसाइज किया कि कल्चरल डाइवर्सिटी देश को स्ट्रांग बनाती है। 2. एशियन माइग्रेशन का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। 1970 तक इमिग्रेशन पॉलिसीज सिर्फ यूरोपियंस के फेवर में थी। 1970 to 1980 के रिफॉर्म्स के बाद एशिया से माइग्रेशन अलाउ किया गया। चाइना, इंडिया, वियतनाम और साउथ ईस्ट एशिया से माइग्रेंट्स आने लगे।
वियतनाम वॉर के बाद रेफ्यूजीज काफी लार्ज नंबर्स में आए। आज एशियन कम्युनिटीज ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक और कल्चरल फ्रेमवर्क का इंटीग्रल पार्ट बन गई है। 3. एशियन पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन। इकोनॉमी। एशियन स्मॉल बिजनेसेस, आईटी, मेडिसिन और इंजीनियरिंग में स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन देते हैं। एजुकेशन। एशियन स्टूडेंट्स काफी लार्ज नंबर्स में ऑस्ट्रेलिया आते हैं, जो एजुकेशन को एक बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर बनाता है। कल्चर। एशियन फूड फेस्टिवल्स जैसे लूनर न्यू ईयर और दिवाली अब मेन स्ट्रीम बन गए हैं। पॉलिटिक्स। एशियन ओरिजिन लोग पॉलिटिक्स और डिसीजन मेकिंग में एक्टिव हो रहे हैं। केस स्टडी। पेनी वोंग, जो मलेशियन चाइनीज ओरिजिन की ऑस्ट्रेलियन सेनेटर है, एक एग्जाम्पल है कि एशियन ऑस्ट्रेलियंस पॉलिटिक्स में अपना रोल स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। 4. चैलेंजेस और इश्यूज। रेसिज्म। कभी कभी एशियंस को रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। आइडेंटिटी स्ट्रगल्स। एशियन यूथ को अपनी कल्चरल रूट्स और ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी बैलेंस करना मुश्किल होता है। पॉलिसी डिबेट्स। क्रिटिक्स कहते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म कभी कभी सोसाइटी को डिवाइड भी कर सकती है। सिक्योरिटी कंसर्न्स। ग्लोबल टेंशन्स के समय कुछ कम्युनिटीज को सस्पिशन का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल, 2009-10 में मेलबोर्न में इंडियन स्टूडेंट्स पर अटैक्स ने रेसिज्म के इश्यूज को हाईलाइट किया। 5. गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स। एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज ने इंश्योर किया कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। एजुकेशन और कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू हार्मनी प्रमोट की गई। कम्युनिटी प्रोग्राम्स के लिए फंडिंग प्रोवाइड की गई, जिससे कल्चरल हेरिटेज भी प्रिजर्व होता है और इंटीग्रेशन भी बढ़ता है। कंक्लूजन। ऑस्ट्रेलिया का मल्टीकल्चरल मॉडल दिखाता है कि एक सोसाइटी कितनी इंक्लूसिव हो सकती है। एशियन पॉपुलेशन ने देश की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और कल्चर को एनरिच किया है। हाँ, चैलेंजेस जैसे रेसिज्म और इंटीग्रेशन अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की एफर्ट्स और पॉलिसीज से फ्यूचर और इंक्लूसिव हो सकता है। मेरा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल ये दिखाता है कि डाइवर्सिटी एक स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Explain the working of federalism in Australia. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में फेडरल सिस्टम कैसे काम करता है। इसमें हमें पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, कॉमनवेल्थ और स्टेट्स के बीच एक्सप्लेन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, हाई कोर्ट का रोल और इंटरगवर्नमेंटल रिलेशंस की इंपॉर्टेंस बतानी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल स्टेट्स के बीच डिवाइड होती है। ऑस्ट्रेलिया में फेडरलिज्म 1901 के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ था, जब 6 कॉलोनीज मिलकर कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया बनी। ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म पर अमेरिकन फेडरल सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन दोनों का इन्फ्लुएंस है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल फ्रेमवर्क देता है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्किंग ज्यादातर कोर्ट्स के जजमेंट्स, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स और पॉलिटिकल कोऑपरेशन पर डिपेंड करती है। मेन बॉडी। 1. कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन 1901 फेडरलिज्म का फाउंडेशन है। सेक्शन 51 में कॉमनवेल्थ के पावर्स दिए गए हैं, और जो पावर्स वहां लिस्ट नहीं है वो स्टेट्स के पास बचे हैं। यह सिस्टम डुअल फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है, जहां सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास अलग अलग लेजिस्लेटिव पावर्स होती है। एग्जाम्पल, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी कॉमनवेल्थ के पास है, जबकि हेल्थ, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट मेनली स्टेट्स के कंट्रोल में है। 2. हाई कोर्ट का रोल। हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। शुरुआती जजमेंट्स 1901 to 1920 स्टेट्स के फेवर में थे और उनके पावर्स प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन इंजीनियर्स केस 1920 के बाद कोर्ट ने कॉमनवेल्थ के पावर्स को ज्यादा ब्रॉड इंटरप्रेट करना स्टार्ट किया। इसके बाद कॉमर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स और टैक्सेशन जैसे एरियाज में सेंटर की पावर बढ़ गई। 3. फाइनेंशियल रिलेशंस, कॉमनवेल्थ वर्सेस स्टेट्स। फाइनेंशियली कॉमनवेल्थ स्टेट्स से ज्यादा पावरफुल है। यूनिफॉर्म टैक्स केस 1942 के बाद इनकम टैक्स का कंट्रोल कॉमनवेल्थ के पास आ गया। इस वजह से स्टेट्स ज्यादा डिपेंडेंट हो गए कॉमनवेल्थ के ग्रांट्स पर। इस इम्बैलेंस को वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस बोला जाता है। कॉमनवेल्थ ग्रांट्स कमीशन फाइनेंशियल असिस्टेंस एलोकेट करता है और फिस्कल इक्वलाइजेशन एंश्योर करता है। 4. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और इंटरगवर्नमेंटल रिलेशंस। आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फॉलो होता है। सेंटर और स्टेट्स पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए मिलकर काम करते हैं।
Mechanisms. काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स काग और एब नेशनल कैबिनेट पॉलिसीज कोऑर्डिनेट करते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉइंट स्कीम्स चलती है। एग्जाम्पल, कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम नेशनल कैबिनेट ने सेंटर और स्टेट्स के लीडर्स को एक साथ डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म दिया। ये दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिकल नीड्स की वजह से फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फॉर्म ले लेता है। कंक्लूजन, ऑस्ट्रेलिया का फेडरलिज्म एक इवॉल्विंग सिस्टम है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स को डिवाइड किया था, लेकिन हाई कोर्ट के जजमेंट्स और फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स ने कॉमनवेल्थ को ज्यादा पावरफुल बना दिया। फिर भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू स्टेट्स एक्टिव रोल प्ले करते हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म एक बैलेंस है लीगल प्रोविजंस, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और पॉलिटिकल नेसेसिटी के बीच। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।